मिस्र, सूडान, यमन, सऊदी अरब और अन्य देशों की सीमा से लगे लाल सागर में तनाव की स्थिति लगातार बनी हुई है। यमन के विद्रोही गुट हूती ने एक बार फिर से तनाव फैलाने का काम किया है। हूती के लड़ाकों ने 10 लाख बैरल तेल लेकर जा रहे जहाज को बारूद से उड़ा दिया। इस खौफनाक मंजर का हूती ने एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें उनके लड़ाके तेल टैंकर सोनियन पर चढ़ते और उस जहाज पर विस्फोट करते नजर आ रहे हैं। हालांकि हमला इस महीने की शुरुआत में लाल सागर में हुआ है। अमेरिका भी इस हमले को लेकर चिंतित हो गया है। हूती की ओर से यह फुटेज ऐसे समय पर जारी किया गया है जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह चिंता जताई जा रही है कि ग्रीक के झंडे वाले इस जहाज के बड़े स्तर पर तेल रिसाव हो सकता है। पेंटागन के प्रवक्ता के अनुसार लाल सागर में हूती विद्रोहियों की ओर से हमला किए गए जहाज से तेल लीक हो रहा है। तेल रिसाव की वजह से पर्यावरण पर खास असर पड़ सकता है। इस क्षेत्र में परिवहन को भी खतरा हो सकता है। अब सवाल यह है कि हूती हमले आखिर क्यों कर रहे हैं। दरअसल विद्रोही संगठन हूती के सैन्य प्रवक्ता याया सारी ने कहा है कि सोनियन एक ऐसी कंपनी का है जिसने लाल सागर में इजराइल जाने वाले जहाजों के खिलाफ यमनी गुट की ओर से घोषित नाकाबंदी का उल्लंघन किया था। खुद को यमन के सशस्त्र बलों से के रूप में पेश करने वाले हूती उन जहाजों को लगातार निशाना बना रहे हैं जिनके बारे में दावा किया जाता है कि वे इजराइल से जुड़े हुए हैं और उनका ये सब इजराइल सरकार पर गाजा में युद्ध को खत्म करने को लेकर दबाव डालने के लिए किया जा रहा है। आपको मालूम होगा कि इजराइल हमले में अब तक 40,600 से अधिक फिलिस्तीनी लोग मारे जा चुके हैं। यमन के विद्रोही गुट ने इजराइल की नहीं बल्कि अमेरिका, ब्रिटेन से जुड़े जहाजों पर तब हमला करना शुरू किया जब दोनों देशों ने इस क्षेत्र में शिपिंग लेन पर हूतियों के हमलों को खत्म करने के लिए जनवरी में अपना सैन्य अभियान शुरू किया। लाल सागर में यूरोपीय संघ के सैन्य मिशन ने बताया कि जहाज के मुख्य डेक पर कई स्थानों पर आग लगने की कई घटनाएं भी पाई गई हैं, लेकिन इसने यह भी कहा है कि जहाज अभी भी वहीं पर लंगर डाले हुए हैं, जिससे इस बात की पुष्टि होती है कि टैंकर से कोई तेल रिसाव नहीं हुआ है। यूरोपीय संघ अब कूटनीतिक प्रयासों और संबंधों के जरिए एमबी यानी कि मर्चेंट वेसल्स सोनियन को बचाने की कोशिश कर रहा है। बड़ी बात में एक और खबर, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को दो टूक जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान से अब बात करने का समय समाप्त हो चुका है। आपको बता दें कि पाकिस्तान आगामी 15 और 16 अक्टूबर को एससीओ सम्मेलन करने जा रहा है। इस्लामाबाद में आयोजित होने वाले इस सम्मेलन में पाकिस्तान की सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शामिल होने का न्योता भेजा है। लेकिन दूसरी तरफ विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज पाकिस्तान को खरी खोटी सुना दी है। एस जयशंकर ने दो टूक जवाब देते हुए कहा कि पाकिस्तान से बातचीत करने का युग अब खत्म हो चुका है। विदेश मंत्री ने यह भी कहा है कि अगर सही चीज का समय होता है तो हर काम कभी न कभी अपने अंजाम तक पहुंच जाता है। यहां तक कि जम्मू कश्मीर का सवाल है तो अब वहां पर धारा 370 खत्म हो चुकी है, यानी कि मुद्दा ही खत्म हो चुका है। उन्होंने ये भी कहा कि हमें पाकिस्तान के साथ किसी रिश्ते पर क्यों विचार करना चाहिए। ये सारी बातें राजधानी दिल्ली में एक पुस्तक विमोचन समारोह के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कही है। इस दौरान विदेश मंत्री से जब पूछा गया कि क्या भारत पाकिस्तान के साथ किस तरह के रिश्तों पर विचार कर सकता है, इस सवाल का जवाब देते हुए एस जयशंकर ने कहा कि वो जो कहना चाहता है वो साफ है। उन्होंने कहा कि हम निष्क्रिय नहीं हैं। पाकिस्तान के साथ चाहे घटनाएं सकारात्मक दिशा में लें या फिर नकारात्मक दिशा में, हम हर हाल में जवाब देने के लिए तैयार हैं। सही रुख उनको दिखाना होगा। इससे पहले भी विदेश मंत्री ने बातचीत के मसले पर मई में सीआईआई की एक बैठक में कहा था कि पहले पाकिस्तान को सीमा पार से आतंकवाद का समर्थन देना बंद करना होगा। आपको मालूम है कि विदेश मंत्री बार बार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति जीरो टॉलरेंस की रही है। इसलिए पाकिस्तान को अपनी इस छवि में पहले सुधार लाना होगा। वहीं बांग्लादेश को लेकर विदेश मंत्री ने कहा कि हमें यह स्वीकार करना होगा कि वहां सत्ता का परिवर्तन हो चुका है, लेकिन हम वहां की तत्कालीन सरकार से निपटने में सक्षम हैं। संभव यह भी है कि विघटनकारी हो, लेकिन
यहाँ भी परस्पर बने रहने की जरूरत है। हम हालात पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन भारत हमेशा अपने हितों को ध्यान में रखकर ही कोई कदम उठाता है। Now, if we are looking at conundrums, for every country in the world, neighbors are always a conundrum, because neighboring relationships for every country in the world are the most difficult, and they can never be solved. They are continuing relationships which will always throw up problems. So when people sometimes come and say, you know, that's happened in Bangladesh and this has happened in Maldives, I think they need to look around the world and tell me which country in the world doesn't have challenges and problems and complexities vis-a-vis its neighbors. I think it's in the very nature of being a neighbor that this will happen. उधर गुजरात में भारी बारिश के चलते बीते 3 दिनों में 32 लोगों की मौत हो चुकी है। शहर शहर सैलाब में तबाही मची है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों तक भारी बारिश का अनुमान लगाया है और हाई अलर्ट भी जारी किया है। गुजरात में सौराष्ट्र से लेकर कच्छ तक कुदरत कोहराम मचा रही है। वडोदरा से लेकर राजकोट तक, जामनगर से लेकर खेड़ा तक राहत और बचाव का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। वडोदरा के सायाजीगंज इलाके में 8 फीट तक पानी भरा है। लोग 2 दिन से घरों में कैद हैं, ना बिजली है, ना पानी है। ऐसे में सेना के जवान देवदूत बनकर मदद कर रहे हैं और रस्सी एवं बाल्टी के जरिए लोगों को मदद पहुंचा रहे हैं, पानी पहुंचा रहे हैं और खाना भी पहुंचा रहे हैं। गुजरात में हालत बहुत गंभीर है और इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के लगातार संपर्क में हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने फोन पर बात करते हुए भरोसा दिया है कि केंद्र सरकार हर संभव मदद पहुंचाएगी। गुजरात में 4 दिन की भीषण बरसात से हाहाकार मचा हुआ है। सैलाब के बीच फंसी जिंदगी को बचाने की जद्दोजहद जारी है। इस बीच अरब सागर में बन रहे चक्रवाती तूफान से भी लोगों की चिंता है। मौसम विभाग ने उड़ीसा, केरल में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। पिछले 80 साल में ये चौथा तूफान है जो जमीन के ऊपर पैदा हुआ है। मौसम विभाग ने 2 सितंबर तक भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। इसको लेकर कच्छ, मोरबी, जामनगर और द्वारका में ऑरेंज अलर्ट है। बिगड़ते मौसम को देखते हुए प्राइमरी, सेकेंडरी स्कूलों और कॉलेजों में भी छुट्टी कर दी गई है। बड़ी बात बाढ़ से जुड़ी हुई है। राजकोट सहित गुजरात के कई जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम हो रहा है। राजकोट में क्या हालत है, हमारे सहयोगी प्रीतेश लेवाणी वहां पहुंचे और एक रिपोर्ट तैयार की, देखिए। हवामान विभाग द्वारा की गई आगाही के चलते समग्र गुजरात में भारी बारिश का हाई अलर्ट जारी कर दिया था। काफ़ी सारे इलाके हैं जो पूरग्रस्त हुए थे। तभी राजकोट में भी लगातार 4 दिन से गिर रही बारिश को लेकर काफ़ी सारे इलाके हैं जो पानी में तब्दील हुए थे, पानी में गरकाव हो गए थे। राजकोट का जो रामनाथपुरा विस्तार है पूरी तरह से पानी में चला गया था। जो रामनाथ मंदिर है वो भी पानी में जलमग्न हो गया था और इसके चलते राजकोट के तंत्र है उसने 4 दिन से लगातार इस जगह पर जो रह रहे लोगों को सही सलामत स्थलों पर लेकर गए थे। साथ ही तंत्र द्वारा SDRF, NDRF और पैरामिलिट्री फोर्स को भी काम पर लगा दिया था और स्टैंड बाई पर रखा गया। हाल अभी जो बात की जाए, 6ठा दिन है साइक्लोन का। जो राजकोट में साइक्लोन है वो 6ठे दिन पे नहीवत दिख रही है, क्योंकि जो 2 दिन से लगातार 4 दिन से गिरे बारिश के चलते 5वें दिन पर बारिश का काम असर थोड़ा कम हुआ था। 6ठा दिन है उसमें भी कम देखने को मिल रहा है, लेकिन तंत्र द्वारा टीमों को स्टैंड बाई पर रखा गया है। कैमरामैन जिंदन व्यास के साथ प्रतीक लिंबाणी, इंडिया न्यूज, राजकोट। तो जैसी कि आशंका थी और अनुमान भी, चक्रवाती तूफान के कारण द्वारिका के पास अरब सागर ने रौद्र रूप धारण किया हुआ है। द्वारका के समुद्री तट पर 15 से 20 फीट ऊंची लहरें उठ रही हैं। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार द्वारिका में अरब सागर में तेज हवाएं भी चल रही हैं। द्वारिका से संवाददाता अनिल लाल ने भी इसे लेकर एक रिपोर्ट तैयार की, देखिए। हवामान विभाग की जो आगाही है 29 से 31 तारीख तक, खास करके मैं आपको द्वारका जी का जो दृश्य दिखाऊंगा। अरबी समुद्र, द्वारका का जो अरबी समुद्र है वहाँ पे भारी तेज पवन चल रही है और जो ऊंची लहरें उठ रही, आप देख सकते हो कि जो कृष्ण
नगरी द्वारका का जो समुद्र है वो भारी तूफानी हो चुका है और यहाँ पे तेज पवन चल रहे हैं और जो माछीमारी भाइयों है उसको भी माछीमारी करने के लिए समुद्र में न जाने की तंत्र ने काफ़ी सूचना दे रखी है। तो यहाँ के रूपड़ बंदर के ऊपर माछीमारी बोटों समग्र जो जितनी बोटें थे वो वापिस आ गई है और जो रूपेण बंदर है वहाँ सभी बोटों को रखी गई है, कभी किसी प्रकार की जान हानि न हो उस हिसाब से प्रशासन ने कड़क सूचना दी रखी है। और कल तक के लिए जो साइक्लोन यहाँ पे आने वाले की संभावना कुछ की गई है और काफ़ी 70 किलोमीटर की जो है वो पवन तेज चलने की संभावना है। तो आप देख सकते हो कि यात्राधाम द्वारका में अरबी समुद्र में काफ़ी लहरें चल रही है, तेज पवन चल रहा है। खास में एक बात करूँ तो द्वारका में जन्माष्टमी के बराबर 12 बजे जो बारिश शुरू हुई थी और लगातार 3 दिन तक बारिश हुई, उस बारिश में समुद्र और द्वारका के जो सभी जगह में पानी पानी हो गया। समुद्र की अंदर से भी पानी आ रहा था और बारिश का भी पानी आ रहा था। तो पूरे द्वारका शहर में बारिश का जो पानी था वो आ चुका था और यात्री और आम नागरिक काफ़ी परेशान थे। अभी बारिश नहीं चल रही है मगर पानी है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो गया है और यात्री भी द्वारका की ओर आ सकते और यहाँ से लोग जा भी सकते। तो अभी काफ़ी एक ही बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो अभी है कल तक के लिए जो अरबी समुद्र है द्वारका का वहाँ से तेज लहरें उठ सकती है और साइक्लोन की संभावना थी, अभी शायद खतरा टल गया है। तो द्वारका से आपको ये सभी दृश्य दिखाने के लिए इंडिया न्यूज़ से दिखाया गया लाइव दृश्यों और द्वारका से अनिल लाल। गुजरात के द्वारका की तस्वीर देख लेते हैं। द्वारका से ही एक और खबर आई है कि समुद्र में मछुआरों की नाव डूब गई, लेकिन समुद्र में फंसे 13 मछुआरों को बचा लिया गया। भारतीय तट रक्षक बल ने मछुआरों को बचाया और इन्हें सुरक्षित ओखा बंदरगाह पर शिफ्ट किया गया। और इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये वही तस्वीरें हैं जहां से भारतीय तट रक्षकों ने उन मछुआरों को बचाया जो मछुआरे मछली पकड़ने के लिए समुद्र में उतरे थे। एक और तस्वीर गुजरात के द्वारका की ही। कल्याणपुर तालुक के चासलाना में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। यहां बाढ़ में फंसे 22 लोगों को एनडीआरएफ की टीम ने बहुत मेहनत करके बचाया। किस तरीके से बचाया वो तस्वीरें आपके सामने बनी हुई हैं, क्योंकि पूरे गुजरात में करीब करीब ऐसी ही स्थिति बनी हुई है। पहले बारिश का कहर, बाढ़ का कहर उत्तर प्रदेश बिहार में देखा जाता था, लेकिन अब ये मानो कि एक तरह से मानसून घूम गया है और ये ज़्यादातर कहर गुजरात और राजस्थान में दिखा रहा है। अलग अलग इलाकों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये द्वारिका की तस्वीर दिखा रहे हैं जिसमें 22 लोग फंस गए और 22 लोगों के रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए एनडीआरएफ की टीम ने मौके से पहुंचकर लोगों को बचाया। गुजरात के कच्छ की बात कर लेते हैं। कच्छ में पानी के बहाव में एक कार फंस गई। पानी के बहाव में फंसे 2 कार सवार और स्थानीय लोगों ने दोनों को ही सुरक्षित बाहर निकाल लिया। भुज के बड़गर में भी कुछ ऐसा ही मामला दिखाई दिया है। ठीक उसके पास का मामला था। ये जो सज्जन थे कार लेकर जा रहे थे, उन्हें इस बात का अनुमान नहीं था कि पानी की धार इतनी खतरनाक हो सकती है। लिहाजा अति उत्साह में कई लोग ऐसे होते हैं जो अपनी कार को लेकर सोचते हैं कि हम निकाल लेंगे, लेकिन पानी का देखिए बहाव कितना तेज़ और कार डूब गई। हालांकि मौके पर पहुंच के एनडीआरएफ की टीम ने लोगों में दोनों ही कार सवार लोगों को बचाया और फिलहाल कार वहां पर फंसी रही। गुजरात के वडोदरा की बात कर लेते हैं। वो भी इससे अछूता नहीं है। वडोदरा शहर इस बार भी बाढ़ में बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। शहर की सड़कों, बाजारों और घरों में पानी भर गया है, जिससे भारी तबाही देखी जा रही है। जैसे जैसे बाढ़ का पानी उतरना शुरू हो रहा है, एक और बड़ा खतरा सामने आ रहा है मगरमच्छों का। विश्वामित्र नदी में, जिसमें बड़ी संख्या में मगरमच्छ रहते हैं, बाढ़ के पानी के साथ शहर में वो मगरमच्छ भी आ गए हैं। अब ये मगरमच्छ
गलियों में, मोहल्लों में और घरों में भी नजर आने लगे हैं, जिससे स्थानीय लोगों में खौफ बढ़ गया है। वन विभाग ने कई मगरमच्छों को पकड़कर उनके ठिकानों पर लौटाने का काम शुरू तो किया है, लेकिन खतरा अभी भी बना हुआ है। इस स्थिति में वडोदरा की मुश्किलें और बढ़ गई हैं और अब शहरवासियों को बाढ़ के बाद मगरमच्छों के आतंक से भी जूझना पड़ रहा है। विश्वामित्री नदी वडोदरा के लिए एक इम्पॉर्टेंट नदी मानी जाती है, महत्वपूर्ण नदी मानी जाती है, लेकिन इसमें रहने वाले मगरमच्छ इस नदी को एक अलग पहचान देते हैं क्योंकि इनकी संख्या बहुत ज्यादा है। ये नदी एशिया की एकमात्र ऐसी नदी मानी जाती है जिसमें लगभग 350 से लेकर 400 मगरमच्छ रहते हैं। वडोदरा को इस जगह से मगरमच्छों का शहर भी कहा जाता है, ये भी कहा जाता है। और बाढ़ के दौरान ये मगरमच्छ पानी के साथ शहर में बहकर आ जाते हैं, जिससे लोग डरे और सहमे हुए हैं। बारिश के बाद विश्वामित्र नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है और इसके साथ ही मगरमच्छ भी शहर के कई इलाकों में फैल गए हैं, देखे जा रहे हैं। शहर की गलियों में, मोहल्लों में मगरमच्छ नजर आने लगे हैं और इसके कारण लोगों में भय व्याप्त है। अकोटा, सयाजीगंज, कलाली, बड़सर जैसे कई क्षेत्रों में मगरमच्छों को देखा जा सकता है। यहाँ तक कि एक 12 फीट का मगरमच्छ एक घर के पास पहुंच गया, जिससे स्थानीय लोग डर गए। बाढ़ के बाद वन विभाग ने मगरमच्छों को पकड़ने का काम शुरू कर दिया है, वापस उन्हें उनके ठिकाने पर पहुंचाना शुरू कर दिया है, लेकिन फिर भी डर बना हुआ। पिछले 2 दिनों में 1 दर्जन से ज्यादा मगरमच्छों को बचाया गया है, पकड़ा गया है, लेकिन ये संख्या अभी और बढ़ने की संभावना बताई जा रही है। बाढ़ का पानी उतरने के बाद मगरमच्छों का खतरा बढ़ गया है। हालांकि बाढ़ के बाद मगरमच्छों की संख्या बढ़ रही है, जिससे लोगों में डर बना हुआ है। अब एक्सपर्ट का कहना है, एक्सपर्ट इसमें कई तरह की चीजें कहते हैं। एक्सपर्ट कहते हैं कि मगरमच्छ आमतौर पर इंसानों पर हमला नहीं करते हैं जब तक कि उन्हें खतरा महसूस ना हो। मगरमच्छ बेहद समझदार और सोचने समझने वाले जीव होते हैं। बाढ़ के कारण वे खुद ही भयभीत हो जाते हैं और इंसानों से दूर रहना पसंद करते हैं। बाढ़ के साथ मगरमच्छों का खतरा वडोदरा के निवासियों के लिए कोई नई चुनौती नहीं है, लेकिन अब बाढ़ के पानी से तो उबर रहे हैं, लेकिन मगरमच्छों का खतरा बना हुआ है। हमारे संवाददाता भी मौके पर पहुंचे, हालातों का जायजा लेने की कोशिश की और कई ऐसी तस्वीरों को देखा जिसमें बड़े बड़े मगरमच्छ 12 फीट के, 10 फीट के, 14 फीट के लगातार आसपास घूमते हुए, टहलते हुए दिखाई दिए। बारिश की एक और बड़ी बात, बारिश में दुकान या मकान बह जाएं तो सरकार से कैसे मिलता है मुआवजा, ये जानना आपको बहुत जरूरी है। आपको मालूम है कि दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात और भारत के दूसरे कई राज्यों में बारिश का भयंकर कहर है। केरल के वायनाड में बारिश की वजह से भूस्खलन हो गया है, जिस वजह से हजारों की संख्या में लोगों का जनजीवन प्रभावित हुआ है। तो वहीं हिमाचल प्रदेश के मनाली में भी बादल फटने से लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कुल मिलाकर अगर कहें तो बारिश ने इस साल बहुत से लोगों को काफी नुकसान किया है। अगर बारिश के चलते आपका नुकसान होता है तो फिर आपको सरकार की ओर से मुआवजा दिया जाता है। क्या करना होता है, इसके लिए आपको बताते हैं। तेज बारिश या बाढ़ के चलते आपके घर को या दुकान को नुकसान होता है तो इसके लिए आपको अपने क्षेत्र की नगर पालिका में, नगर परिषद में या फिर पंचायत में, अगर गांव का इलाका है तो पंचायत में सूचना देनी होती है। इसके बाद नगर परिषद या फिर नगर पालिका या फिर पंचायत से संबंधित अधिकारी द्वारा आपकी शिकायत जिला कार्यालय में कलेक्टर तक पहुंचाई जाती है। कलेक्टर उसे राज्य सरकार तक पहुंचाता है और जब किसी इलाके में बाढ़ और बारिश के चलते नुकसान होता है तो फिर वहां का स्थानीय प्रशासन वहां के लोगों को जो नुकसान हुआ होता है उसके बारे में सर्वे कराता है। उसमें लोग अपने घर, दुकान या जो भी नुकसान हुआ है उस बारे में पूरी सूचना अधिकारियों को देते हैं और अधिकारी उसे नुकसान का आकलन करते हैं। इसके साथ ही वो फोटो भी खींचते हैं, वीडियोग्राफी करते हैं और बाढ़ से हुए नुकसान का वीडियो बनाते हैं। सारी कार्रवाई की जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होती है। नगर पालिका या पंचायत से जो सूचना डीएम को मिलती है, कलेक्टर को मिलती है, वो फिर पदाधिकारी के साथ मिलकर पूरे जिले में हुए नुकसान का आकलन करता है और रिपोर्ट तैयार करता है। इस रिपोर्ट को वो सरकार, राज्य सरकार को भेजता है और इसके बाद रिपोर्ट को पूरी जांचने के बाद राज्य सरकार मुआवजे का ऐलान करती है।
राज्य सरकार अपने राहत कोष से जिन परिवारों को नुकसान होता है उस हिसाब से उन्हें मुआवजा देती है। अब ग्राफिक के जरिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि आखिर कैसे समझ सकते हैं। मुझे लगता है कि ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनका बाढ़ बारिश में नुकसान हो जाता है और बेहतर तरीके से वो चीज़ों को समझा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे लोग जिनके पास पैसे की बहुत तंगी है या बड़ी मुश्किल से अपनी झोंपड़ी या कच्चा मकान बना पाते हैं, अगर उन्हें नुकसान हो जाए तो क्या करेंगे, कैसे ये मुआवजा मिलेगा, इसकी 4 प्रक्रिया हैं, वो हम मुख्य प्रक्रिया आपको समझाते हैं। जैसे कि आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है कि नुकसान की सूचना नगर पालिका या फिर पंचायत में से किसी को दे दें। बारिश से हुए नुकसान की जो वीडियोग्राफी होगी, सारी कार्रवाई को जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी और नुकसान के आधार पर फिर ये रिपोर्ट बनकर जाएगी। रिपोर्ट राज्य सरकार उसका अध्ययन करेगी और अध्ययन करने के बाद फिर राज्य सरकार उसका मुआवजा भी आपको देगी। ये उन लोगों के लिए जो बड़ी मेहनत के साथ अपने घर को, आशियाने को बनाते हैं और अगर वो उजड़ जाए तो फिर क्या होगा, आपको मुआवजा मिलेगा। जैसे मैंने बताया वैसे ही मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी बात, अगर आप अक्सर फ्लाइट से ट्रेवल करते हैं तो अब एक प्रमुख जानकारी आपको दे दें कि 3 सितंबर से विस्तारा की फ्लाइट की बुकिंग बंद हो जाएगी। विमानन कंपनी विस्तारा ने बताया है कि उसके यात्री 11 नवंबर 2024 तक चलने वाली उड़ानों के लिए केवल 3 सितंबर तक ही टिकट बुक करा पाएंगे। विस्तारा ने कहा है कि 12 नवंबर 2024 से उसकी सभी उड़ानें एयर इंडिया के माध्यम से ही संचालित की जाएंगी। आपको यह भी बता दें कि विस्तारा का एयर इंडिया के साथ मर्जर हुआ है, विलय हुआ है और अब ये दोनों कंपनियां एक हो गई हैं। इसलिए ये जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। और अब अंतरिक्ष से जुड़ी हुई बड़ी बात, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एक पुराना सैटेलाइट पृथ्वी की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। इस पुराने सैटेलाइट की पृथ्वी के वायुमंडल में री एंट्री 8 सितंबर 2024 को होगी। पृथ्वी के वायुमंडल में आते ही यह सैटेलाइट जलने लगेगा। इसी वजह से स्पेस एजेंसी इसे कंट्रोल्ड तरीके से गिराने की कोशिश कर रही है ताकि अंतरिक्ष में इसकी वजह से कचरा नहीं फैले। यूरोपियन स्पेस एजेंसी की कोशिश इस सैटेलाइट को दक्षिणी प्रशांत महासागर से गिराने की है। अगर ये सब सही रहा तो यह सैटेलाइट प्रशांत महासागर में गिरेगा। करीब 1.30 लाख किलोमीटर की दूरी तय करके ये सालसा सैटेलाइट पृथ्वी पर आएगा। पिछले साल भी इसी एजेंसी ने एलियस वेदर सैटेलाइट को धरती पर नियंत्रित तरीके से गिराया था और किसी सैटेलाइट को नियंत्रित तरीके से पृथ्वी पर लाने को गाइडेड री एंट्री कहते हैं, यानी कि ये आबादी वाले क्षेत्र पर ना गिरे। आपको बता दें कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने साल 2000 से 4 तक एक सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजे। इनमें नाम सालसा, राबा, टेंगो और सांबा है। ये नाम डांस फॉर्म पर रखे गए हैं। इन सैटेलाइट का काम धरती की मैग्नेटिक फील्ड पर नजर रखना है। अंतरिक्ष में इन चारों का एक क्लस्टर बनाया गया था। इन क्लस्टर की लाइफ 2 साल की थी, लेकिन सालसा को छोड़कर सभी सैटेलाइट अब तक ठीक काम कर रहे हैं। इन चारों ने करीब 24 साल तक डेटा भेजा। स्पेस एजेंसी ने आधिकारिक तौर पर 2002 में चारों सैटेलाइट्स के क्लस्टर्स को रिटायर घोषित कर दिया। इसके बाद चारों की अंतरिक्ष में घूमने के लिए छोड़ दिया। तो कुल मिलाकर उम्मीद यही की जानी चाहिए कि सालसा सैटेलाइट प्रशांत महासागर में ही गिरेगा और इससे कोई नुकसान नहीं होगा। फिलहाल यही उम्मीद की जा सकती है।